एक छोटे से गांव रामपुर में सुबह का समय था। घर के आंगन में शांति देवी अकेली बैठी बड़बड़ा रही थी। कैसा फूटा नसीब है मेरा। सोचा था बेटों की शादी कर दूंगी तो जिंदगी में थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन कहाँ। घर में जो 3 महारानियां ले आई हूँ, मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्या हुआ माँ जी? आप सुबह सुबह अकेले बैठकर क्यों आहें भर रही हैं? कुछ चाहिए आपको? अरे सुबह हुए जमाना बीत गया। क्या मुझे भूखा मारने का इरादा है तुम लोगों का? तुम्हारे माँ बाप ने क्या कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में घर कैसे चलाया जाता है? अगर उन्होंने न सिखाया होता माँ जी, तो क्या हम आपके इस मुश्किल घर में इतने दिन गुजार पाते? आपके काम से ज्यादा तो तानों का असर होता है। जितनी आपकी बातें कड़वी हैं, अगर उतना ही आप काम भी करती तो हमारी हड्डियों को थोड़ा आराम मिल जाता। तुम तो दिन भर यूं ही घूमती रहती हो। जितना काम है वह तो तुम तीनों मिलकर इस घर पर एहसान करती हो। बस कीजिए माँ जी, हम कितना काम करते हैं यह तो भगवान ही जानते हैं। सुबह हुए इतनी देर हो गई, अभी तक मेरे कमरे में नाश्ता क्यों नहीं आया? नाश्ता आएगा कैसे माँ जी? रात में आपके बेटों ने कोई सामान ही नहीं लाया। सामान नहीं होगा तो क्या हम हवा से नाश्ता बना देंगे? सुनो, मेरे बेटों की किस्मत ही खराब है जो ऐसी जगह शादी कर दी। किस घर से उन्हें अपने व्यापार के लिए मदद मिलेगी? तुम्हारे बाप भाई तो सिर्फ तुम्हारी ही चिंता करेंगे, उन्हें हमारे घर की क्या परवाह। आपकी बातें अब हद से ज्यादा हो रही हैं माँ जी। छोड़ो राधा, क्या करें, माँ जी ने ही हमें सुनने पर मजबूर कर दिया है। माँ जी अब आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ कि रसोई में कुछ बन सकता है या नहीं। रसोई घर के पास पार्वती और राधा बैठी बातें कर रही थीं। क्या बात है राधा, तुलसी को सेठानी कमला के घर भेजे हुए घंटों बीत गए। सिर्फ 2 अरबी के पत्तों के लिए गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। सेठानी जितनी कंजूस और पत्थर दिल है दीदी, उनके घर वालों का बर्ताव भी वैसा ही घटिया है। क्या जरूरत थी बेचारी तुलसी को अकेले वहां भेजने की? तो और क्या करती? अगर उसके साथ तुझे भेजती तो घर के सारे काम रुक जाते। ऊपर से तेरा गुस्सा, अगर उन्होंने मुंह पर मना कर दिया होता तो तू वहीं झगड़ा शुरू कर देती, इसलिए तुझे नहीं भेजा। तभी तुलसी हाथों में अरबी के पत्ते लिए मायूस चेहरे के साथ वहां आती है। आ गई तो तुलसी, शुक्र है भगवान का, उन्होंने तुझे अरबी के पत्ते दे दिए। मुझे तो लगा था कि वे नहीं देंगे। नहीं देंगे मतलब? ये तुलसी किसी काम से गई हो और कभी खाली हाथ लौटी हो, ऐसा हुआ है क्या दीदी? बस इस घर में शादी करके ही मेरी किस्मत फूट गई है। तूने बिल्कुल ठीक कहा छोटी, पर ऐसे और कितने दिन चलेगा राधा? वो मर्द अगर एक दिन मजदूरी करते हैं तो 3 दिन काम पर नहीं जाते। ऐसे थपेड़ों और आधे पेट खाकर क्या जिंदगी गुजरेगी? ऊपर से माँ जी की बातों के ताने अलग कलेजा छलनी कर देते हैं। कभी कभी तो दिल करता है सब छोड़ छाड़ कर एक दिन कहीं अनजान जगह चली जाऊं। थोड़ा सब्र रख छोटी, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब दोनों मिलकर ये पत्ते धोकर काट लो जल्दी से, ताकि नाश्ता पूरा हो जाए। दोपहर का वक्त था। तीनों बहुएं आंगन में बैठकर हाथ की सिलाई कढ़ाई कर रही थीं। दीदी आपकी कंथा सिलाई कहाँ तक पहुँची और कितने दिन लगेंगे खत्म होने में? मेरा तो लगभग आखिरी हिस्से में है। तूने तो देर से शुरू किया था ना, तेरा शायद काफी बाकी होगा अभी। हाँ दीदी, मेरा अभी काफी बाकी है। और तुलसी, तेरा ऊन का स्वेटर कहाँ तक आया? मेरा भी करीब करीब खत्म होने वाला है। ये पूरा होगा तो नया शुरू करूंगी, सोच रही हूँ। हम तीनों के हाथों में बहुत अच्छा हुनर है दीदी, क्यों ना हम मिलकर इसका कोई अपना बिजनेस शुरू करें? बिजनेस में लगाने के लिए पूंजी कहाँ से लाएंगी मेरी बहन? तभी आंगन में उनके शौहर काम से वापस आते हैं। अरे कहाँ गई घर की मालकिने? कोई आवाज क्यों नहीं आ रही घर में? क्योंकि आपकी माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में कहानियां सुनाने गई हैं, वरना आपको उनके चिल्लाने की आवाज जरूर सुनाई देती। माँ के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा राधा। अच्छा जी, तो ये बात है। और आपकी माँ हमें जो चाहे जैसा चाहे जलील कर सकती है ना? मुफ्त की नौकरानी समझ रखा है क्या? अरे बस करो तुम दोनों, घर आते ही क्या नया तमाशा शुरू कर दिया? पार्वती दीदी, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से हमें खाना दो। हाथ मुंह धोकर बरामदे में बैठिए आप लोग, हम खाना ला रहे हैं। सामने सिर्फ उबले चावल और अरबी के पत्ते देखकर रमेश का पारा चढ़ गया। ये क्या मजाक है? सिर्फ अरबी के पत्ते दे दिए खाने को?
और कुछ बनाया नहीं तुम लोगों ने? बाजार से कौन सी हरी सब्जी लाए थे आप जो मैं पकाती? आपकी कमाई में तो बस अरबी के पत्ते ही नसीब हैं, वही खाइए। ज्यादा शोर मत कीजिए वरना ये निवाला भी छीन लूंगी। परसों ही तो मैं झोला भरकर सामान लाया था, वो सब कहाँ गया? सामान लाकर क्या हमने उसे घर की अलमारी में सजा कर रखा था? तू चुप कर तुलसी, बात मत बढ़ा। रात में आप लोग बाजार से ले आइएगा, अभी सब ठीक से खा लीजिए। जंगल की तरफ तीनों बहुएं सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा कर रही थीं। झाड़ू तो ले आई हूँ दीदी, लेकिन इतने सारे पत्ते इकट्ठा करके उस अज़ाब घर में कैसे ले जाएंगे? उसकी चिंता तू मत कर रहा था। मैं और तुलसी सारे पत्ते एक जगह इकट्ठा करके ढेर बना देंगे। कल सुबह टोकरी लाकर सब उठा लेंगे। अभी जलाने के लिए कुछ सूखी लकड़ियां काट लेती हूँ। चूल्हा जलाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा ना, 2 दिन के लिए। इस ससुराल में आकर हमारी सांसें ही घुट गई हैं दीदी। औरतों के काम तो करते ही हैं, साथ ही मर्दों के हिस्से का बोझ भी हमें ही उठाना पड़ता है। ऊपर से माँ जी की जहर भरी बातें सुइयों की तरह चुभती हैं। क्या करें बता छोटी, हम गरीब बाप की बेटियां हैं। अगर ससुराल छोड़कर मायके जाएंगे तो वहां भी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इसी वजह से सब सहते हैं हम, नहीं तो कब का ये नरक छोड़कर चले गए होते। छोड़ न बहन, रोने से सिर्फ दिल भारी होता है। चलो अपना काम खत्म करें। दीदी, आज मुझसे और एक तिनका भी नहीं उठेगा। दिन भर धुएं और आग के सामने बैठकर मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। मेरी भी हालत खराब है दीदी। दोपहर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो सब इन मर्दों को खिला दिया। हमने तो ठीक से एक निवाला भी नहीं खाया। अगर तुम दोनों को इतनी तकलीफ हो रही है तो चलो आज वापस चलते हैं, कल आकर बाकी लकड़ियां ले जाएंगे। दीदी, इस चंदन वन के रास्ते में जो एक टूटा फूटा पुराना घर है वो किसका है? पता नहीं मेरी बहन, जिसका भी घर हो हमें उससे क्या मतलब। चलो अब वापस चलते हैं। शाम का वक्त था। घर वापस आकर रसोई घर का काम शुरू हुआ। तुलसी, थोड़ा हाथ जल्दी चला। तेरे जेठ जी और बाकी सब अभी बाजार से सामान लेकर आते ही होंगे। जी दीदी, जल्दी जल्दी सब कर लेती हूँ। बस ये कुछ बर्तन धोने हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। घर के डिब्बे में थोड़े से चावल बचे हैं दीदी, आज की रात किसी तरह निकल जाएगी। मैं चावल चूल्हे पर चढ़ा दूं? हाँ राधा, चावल पककर तैयार रहेंगे तो जब वो सब्जी लाएंगे मैं तुरंत बना लूंगी। और हाँ, चावल में कुछ आलू भी उबलने के लिए डाल देना। क्यों दीदी, फिर से आलू उबालने हैं? इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं, क्या पता बाजार गए बिना ही लौट आए। तब रात को आलू उबालकर उसी के साथ चावल खा लेंगे। न लाएं सामान, भूखे रहें, मुझे क्या। आप इन लोगों की इतनी चिंता मत किया करें दीदी। ऐसे कहने से घर नहीं चलता छोटी, इस घर की जिम्मेदारी आखिर हमें ही निभानी पड़ती है। कुछ देर बाद रमेश अपने भाइयों के साथ घर आया। ये लो दीदी, इस लिफाफे में थोड़ी मसूर की दाल है। रात के लिए बस दाल और आलू उबाल लो तुम तीनों। ये क्या है जी, बस इतनी सी दाल लेकर आ गए? बाजार से कोई सब्जी नहीं लाए? अरे जहाँ मजदूरी की थी वहाँ ठेकेदार ने आज पैसे नहीं दिए, जो थोड़ा मिला उसी में दाल ले आया। कल पैसे मिलेंगे तो सब्जी भी ले आऊंगा। रोज रोज यही बातें सुनते हैं हम। ऐसे भूखे पेट आपके साथ और कितने दिन जिंदगी गुजारें। तू उम्र में छोटी है तो जुबान भी छोटी रख, इतनी लंबी लंबी बातें मत कर, समझी? आंख दिखाने से रोटी नहीं पकती। छोटी ने जो कहा बिल्कुल सच है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आपका ये घर हम नहीं संभालेंगे। फिर देखना कौन आपके नखरे उठाता है। अगर इतना ही बुरा लगता है तो चली जाओ यहाँ से, किसी ने तुम्हें रोका नहीं है। बस करो तुम लोग, आज जो है वही खा लो, कल की कल देखेंगे। चलो सब पीछे हटो, हमें खाना बनाने दो। देखा दीदी, मैंने आपको कितनी बार कहा था, इनकी आदत नहीं बदलेगी। हमारे नसीब में बस दुख और आंसू ही लिखे हैं। रोना बंद कर रहा था। खुदा ने चाहा तो कोई रास्ता निकल आएगा। अब जाकर जल्दी से चावल धो ले। अगले दिन सुबह की किरण निकली ही थी कि आंगन में फिर हंगामा शुरू हो गया। कितना दिन चढ़ाया है और अभी तक तुम बासी कामों में लगी हो? बोलो, इस घर में सुबह का खाना कब बनेगा? आपके बेटों ने कौन सा 56 भोग और शाही पकवान लाकर दिया है
जो मैं आपके लिए ताज़ा खाना बनाकर लाऊं? बेटों को तो आलसी और निकम्मा बना दिया है आपने, और हमें यहाँ बड़ी बड़ी बातें सुनाने आ गई हैं। तेरी हिम्मत तो देख राधा, मेरे ही मुंह पर मुझसे बहस करती है और मेरे बेटों को बदनाम करती है। रहने दो राधा, चुप हो जाओ, बात को आगे मत बढ़ाओ। आप चुप रहिए दीदी, इनको आप जैसी सीधी सादी बहू मिल गई है, इसीलिए जो मन में आता है कह देती हैं और आप चुपचाप सह लेती हैं। इन लोगों को 3 वक्त का खाना भी हजम नहीं होता जब तक मुझसे झगड़ा न कर लें। क्यों बेवजह का झगड़ा खड़ा करती हो तुम लोग? मैं कहाँ आपसे झगड़ा करती हूँ माँ जी, आप ही घर में आग लगाती हैं। अच्छा, तो मैं घर जलाती हूँ? मैं आज के बाद इस घर में नहीं रहूंगी। तुम लोग रहो इस महल में, मैं आज ही चली जाऊंगी। क्या हुआ माँ, आप सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेटा, अपनी इन बीवियों के तेवर देख। मैं कहती हूँ अब इनके साथ मेरा गुजारा एक पल भी नहीं होगा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम लोग अपनी बीवियों के साथ आराम से रहो। आप क्यों जाएंगी माँ? ये आपका घर है। अगर किसी को जाना है तो ये तीनों बीवियां जाएंगी इस घर से। ठीक है, सुनिए जी, तो हम ही चले जाते हैं। आप लोग बसाइए अपना आशियाना। राधा, तुलसी, उठाओ अपनी चटाई और चलो यहाँ से। इस बेगैरत घर में अब एक लंबी सांस भी नहीं लेना। आधा पेट खाकर ये ताने सहने से लाख गुना बेहतर है कि हम जहाँ जाएं वहीं अपना रास्ता बना लें। जाओ जाओ, दरवाजा खुला है, तुम्हें रोकने वाला कौन है? तीनों बहुएं बिना पीछे मुड़े उस घर की दहलीज पार कर गईं। चलते चलते वे चंदन वन के उस टूटे फूटे सुनसान मकान के पास पहुंची। दीदी, हम इस वीरान घर में तो आ गए हैं, लेकिन अगर ये किसी का हुआ और उसने हमें चोर समझ लिया तो क्या होगा? तो हर बात पर इतना डरती क्यों है? जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो देख लेते हैं कि घर में कोई है या नहीं। सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही है। डरने की क्या बात है दीदी, हम एक दूसरे के साथ हैं ना। रुकिए, मैं आवाज लगाती हूँ जोर से। घर में कोई है? हम बहुत मुसीबत में हैं, क्या हमें थोड़ी मदद मिल सकती है? अंदर से एक बेहद शरीफ और बूढ़े व्यक्ति दीनानाथ, रामू काका, बाहर आए। कौन हो तुम लोग और इस सुनसान जंगल में तुम्हें क्या चाहिए बेटा? काका, हम बहुत बेसहारा हो गए हैं। हमारे शौहरों ने हमें घर से निकाल दिया है। हमारा ना मायका रहा ना ससुराल। अगर आप हमें यहाँ 2 गज जगह दे दें तो हम आपका बहुत एहसान मानेंगे। हम मुफ्त में नहीं खाएंगे, दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा खुद करेंगे। जब तुमने मुझे काका कह ही दिया तो अब मैं तुम्हें कैसे ठुकरा सकता हूँ बेटी। इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना नहीं बचा। मेरी पत्नी पिछले हफ्ते गुजर गई। तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहोगी तो इस सूने घर में फिर से रौनक आ जाएगी बेटा। काका, आपका ये बड़ा दिल और एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आज से तुम तीनों मेरी अपनी बेटियां हो। जाओ, इस घर को अपना घर समझो और यहीं अपना नया आशियाना बसाओ। मेरा यकीन मानो, तुम्हारे पति अपनी गलती जरूर समझेंगे और तुम्हें लेने आएंगे। काका, उस नरक जैसे घर में तो हम अब भूल कर भी वापस नहीं जाना चाहते। अच्छा, ठीक है ठीक है, अब अंदर जाकर थोड़ी थकान दूर कर लो। जाओ, कमरे में जाकर आराम करो। जी काका, हम थोड़ी देर में दोपहर का खाना बना लेते हैं। पर दीदी, घर में तो एक दाना भी सब्जी का नहीं है, क्या पकाऊं? बेटी, तुम लोग ऐसा करो, घर के पिछवाड़े में जाओ। वहाँ मिट्टी के पास कुछ कच्चे अरबी के पौधे और साग लगे हैं, वहीं से तोड़ लाओ और आज के लिए बना लो। ठीक है काका, मैं अभी रसोई में देखती हूँ क्या बन सकता है। आज तो जैसे तैसे अरबी का साग और पिसा हुआ मसाला चला लिया दीदी, लेकिन कल क्या करेंगे? मैं एक बात सोच रही थी, हम तीनों मिलकर अगर यहाँ कोई अपना काम शुरू करें तो कैसा रहेगा राधा? पर दीदी, हम तो साधारण औरतें हैं, ऐसा क्या कर लेंगे जिससे घर बच सके? खुदा ने औरतों के हाथों में वो ताकत दी है कि वो पूरा संसार संभाल सकती है। हमेशा मर्द ही घर नहीं चलाते। हम इस दुनिया को दिखा देंगे कि अपने शौहरों के बिना भी हम इज्जत और आत्मसम्मान के साथ जी सकती हैं। तो बताइए दीदी, आपके मन में क्या योजना है? उसी समय दीनानाथ घर वापस आए। खाना बन गया क्या मेरी बेटियों? मुझे आज बहुत जोरों की भूख लगी है। इन 2 दिनों में तो जैसे ठीक से खाया ही नहीं। जब से तुमने कहा है
कि गरम गरम चावल बन रहे हैं। पेट में भूख और तेज लग रही है। खाना बिल्कुल तैयार है काका। आप यहाँ जमीन पर बैठिए, हम परोसते हैं। आह, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद इतना प्यार और इज्जत से खाना खा रहा हूँ। पत्नी के गुजरने के बाद तो ताजे चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ। आज के बाद आप रोज हमारे हाथ का बना खाना खाएंगे काका। हम आपको हर दिन इज्जत से खिलाएंगे। काका, हमने सोचा है कि हम यहाँ मुर्गियां पालेंगे और बाहर मैदान में अच्छी सब्जियों की खेती करेंगे। इससे इस घर का चूल्हा अच्छे से चलेगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया सोच है बेटी। मैं आज ही शाम को हाट जाकर तुम्हारे लिए मुर्गियों के चूजे और कुछ बीज पौधे ले आऊंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा काका। और जलाने की लकड़ी का बोझ आप मत उठाइएगा। हम तीनों जंगल से सूखी लकड़ी लाकर इंतजाम कर लेंगी। खुश रहो मेरी बच्चियों। चलो, अब तुम तीनों भी मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। आप आराम से पेट भरकर खाइए और फिर हाट चले जाइए काका। हम आपके बाद खा लेंगे। कुछ महीने बीत गए। तीनों औरतों की मेहनत ने उस बंजर जमीन को जैसे सोना उगलने पर मजबूर कर दिया। देख रहा था इन पौधों पर कितने सुंदर लाल टमाटर लगे हैं। कुछ ही दिनों में हम इन्हें बाजार में बेच पाएंगे। सच दीदी। और जो छोटे बैंगन के बीज मैंने लगाए थे उनमें तो बड़े बड़े बैंगन निकल आए हैं। सुना है इन दिनों शहर में बैंगन की अच्छी कीमत मिल रही है, इसलिए मैं उनकी खास देखभाल कर रही हूँ। और जो मैंने पीले कद्दू की बेल लगाई थी उस पर भी मीठे कद्दू आने लगे हैं दीदी। कुछ दिनों में उन्हें भी काका के हाथों मंडी भेज देंगे। देखा राधा, मैंने कहा था ना, अब हमारे उन बुरे दिनों का अंत हो गया है। लेकिन उन लोगों की उस घर की बहुत याद आती है दीदी। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, क्या खाते होंगे। तू उन्हें अपने मन से निकाल दे। जो पति अपनी पत्नियों को संभाल नहीं सके वो हमारे बिना भी ठीक ही रह रहे होंगे। और जब उन्हें हमारी अहमियत समझ आएगी तो खुद ही हमें मनाने आएंगे। अरे ओ बेटियों, एक खुशखबरी है। तुम्हारी मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिया है। अरे वाह काका, सच में? फिर तो बहुत अच्छा हो गया। हम इन अंडों से और चूजे निकालकर बड़ा मुर्गी खाना बनाएंगे और उन्हें बाजार में बेचेंगे। हाँ मेरी बेटी, अब हमारी और इस टूटे फूटे घर की किस्मत बदल चुकी है। तुम तीनों के मेहनती हाथों ने इस सूनी जमीन को हरा भरा कर दिया है। अगले दिन सुबह काका, आपके लिए चावल उबाल दिए हैं। आपने खाना खाया? नहीं बेटी, तुम तीनों के बिना निवाला गले से कैसे उतरेगा, इसलिए तुम्हें बुलाने आया था। मैं तो अपनी बेटियों के साथ ही खाना खाऊंगा। आप न होते तो इस बेरहम दुनिया में हमारा क्या होता काका? ऊपर वाला हर किसी की किस्मत कहीं न कहीं संवार देता है। बेटी, अब पुरानी बातें भूल कर बैठो और खाना खाओ। मुझे मंडी से कुछ सामान लाने जाना है। बाजार जाने की तैयारी शुरू हो गई। मेरा तो काम हो गया दीदी। ये लाल टमाटर मैंने टोकरी में बांध दिए हैं और छोटे बैंगन अलग रख दिए हैं। बहुत बढ़िया। मैं कद्दू को बोरी में बांध देती हूँ और जो मुर्गियाँ बेचने लायक हो गई हैं उन्हें पिंजरे में रख देती हूँ। ठीक है दीदी, हमने सारी मेहनत की फसल अलग अलग तैयार कर ली है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, इतना सारा सामान काका अकेले कैसे ले जाएंगे? मैं भी यही सोच रही थी। तुम तीनों को घबराने की जरूरत नहीं मेरी बच्चियों। मैं पहले ही समझता था ये सब, इसलिए मैं पास के गांव वाले भोलू को उसकी बैलगाड़ी लेकर आने को बोल आया हूँ। पूरा सामान उस बैलगाड़ी में भरकर सुकून से बेच आएंगे। तो हमारा तो सारा काम निकल चुका है काका। भोलू की बैलगाड़ी आते ही हम सारा बोझ उसमें रख देंगी। गाड़ी आने पर ये मुर्गी आमोम और अंडे सबसे पहले दे आइएगा मार्केट में। तो हमारा सारा काम निकल चुका है काका। भोलू की बैलगाड़ी आते ही हम सारा सामान उसमें रख देंगे। गाड़ी आने पर ये मुर्गियाओं और अंडे सबसे पहले बाजार में दे आइएगा। ठीक है बेटी, मैं निकलता हूँ, वरना शहर में देर हो जाएगी। अकेले घर में तीनों बहुएं चैन की सांस ले रही थीं। कितने अरसे बाद इस सीने में शांति आई है दीदी। ऐसा लगता है जैसे जमाने गुजर गए हों, बिना बेइज्जती सुने खाना खाए हुए। तो बिल्कुल सच कहती है। वहां तो ससुराल वालों ने हमारी नस नस निचोड़ ली थी,
एक तरफ माँ जी की कड़वी जबान चुप होने का नाम नहीं लेती थी और दूसरी तरफ उनके बेटे हमें 2 वक्त की रोटी के लिए तरसाते थे। पर फिर भी राधा, मुझे पता नहीं उन निकम्मों पर तरस क्यों आ रहा है। काका कहाँ गए हैं दीदी? सुबह से उनकी झलक भी नजर नहीं आई। मुझे थोड़ी अजीब सी चिंता हो रही है। अरे काका तो मुझे भी नहीं दिखे, बिना बताए कहीं निकल गए हैं वो। तभी बाहर आंगन में कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों घबरा कर बाहर निकली। वहां दीनानाथ काका खड़े थे और उनके ठीक पीछे रमेश, उसके भाई और शांति देवी सिर झुकाए अश्क भरी आंखों के साथ खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरों पर गरीबी की मार साफ झलक रही थी। ये क्या? काका, आप इन सब लोगों को यहाँ जंगल में क्यों ले आए? क्या तुम लोग जिंदगी भर हमारी इन नापाक गलतियों की सजा देते रहोगे? गुस्सा होने का तो आपने कोई मौका ही नहीं छोड़ा। सुनिए जी, आप लोगों ने हमारी मासूम जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया था, इसलिए हम अपनी इज्जत बचाने यहाँ भाग आए थे। हम उस नरक जैसे घर में आखिरी सांस लेने भी वापस नहीं जाना चाहते। अरे हम तुम्हें वापस ले जाने नहीं बल्कि खुद पनाह मांगने आए हैं। हमारा सब कुछ मिट चुका है, बर्बाद हो गया है। मुझे, मेरी बच्चियों, मुझे दिलो जान से माफ कर दो। गरीबी इंसान का दीन ईमान सब छीन लेती है, ये बात सच है बेटी। घर में रोटी नहीं थी, इसलिए दुख की मारी मेरी जबान झर उगलने लगी थी। तुम तीनों के साथ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम चाहो तो मुझे इस जंगल में मार डालो। दीदी, हम दिन रात मजदूरी कर रहे थे, लेकिन जो कमाई होती वो सीधे सरपंच के कर्ज चुकाने में चली जाती। हमारे पिताजी जो जमीन गिरवी रख गए थे वो नीलाम हो गई और उस जालिम सरपंच ने हमें गर्दन पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। हम रास्ते में भिखारी बन गए थे। फिर वहीं काका जी मिले और हमें यहाँ सहारा देकर ले आए। अरे बच्चियों, मेरी जमीन और मेरा दिल दोनों अब इस नए परिवार से भर गए हैं। मैं बूढ़ा होकर अकेला पड़ जाता हूँ बेटी। ये लोग साथ रहेंगे तो मेहनत करके मिट्टी से भी सोना निकाल लेंगे। अब मुझे अकेलापन नहीं सताएगा। पर काका, इन्हें तो मेहनत का कोई अनुभव ही नहीं है। ये आलसी लोग इस खेत में कैसे काम करेंगे? अब ऐसी लापरवाही नहीं होगी पार्वती। पार्वती, तुम तीनों घर और हमारे इस नए मुर्गी खाने की जिम्मेदारी संभालना और हम तीनों भाई खून पसीना एक करके पूरे मैदान की जमीन में फसल उगाएंगे। और इस तरह उनकी सारी दूरियां एक नए रास्ते पर आकर खत्म हुई। उस चंद रोज पुराने टूटे घर ने पूरे परिवार को एक नई उम्मीद, एक नया सबक और नई जिंदगी दी, जिसमें औरत की ताकत और मोहब्बत ने दिलों को नए सिरे से जोड़ दिया। साथियों, उम्मीद है पार्वती और उसके परिवार की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।